नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बीती सदी कई मायनों में अहम रही है। तमाम उथल पुथल के बीच यही वो सदी है जिसमें दुनिया के ज्यादातर देश आजाद हुए और इनमें से ज्यादातर देशों ने लोकतंत्र को अपनाया। भारत उनमें सबसे प्रमुख देश है। आज दुनिया के सामने लोकतंत्र के मामले में भारत एक मिसाल के तौर पर गिना जाता है। अगले आधे घंटे में आज हम विशेष में लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और इसके क्या मायने हैं। हम दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए चल रही लड़ाइयों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष लोकतंत्र की जय। लोकतंत्र को लेकर दुनिया के तमाम देशों में रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ सालों से कई मुल्कों में लोकतंत्र के पक्ष में बड़े आंदोलन हुए। नेपाल संविधान को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। ऐसे माहौल के बीच दुनिया में लोकतंत्र की सेहत पर पड़ताल करना जरूरी है। 15 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने इस बार सिविल सोसाइटी के महत्व पर जोर दिया। Civil society is the oxygen of democracy. Civil society acts as a catalyst for social progress and economic growth. It plays a critical role in keeping government accountable and helps represent the diverse interests of the population, including its most vulnerable groups. बान की मून ने अपने बयान में जो बातें कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के लिए चुनी गई थीम पर आधारित थीं। बीते एक दशक से हर बरस संयुक्त राष्ट्र 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के तौर पर मनाता है। इस दिन को दुनिया में लोकतंत्र के मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि लोकतंत्र एक प्रक्रिया है और हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीते कुछ बरसों से एनजीओ और सिविल सोसाइटी के बाकी मंचों के साथ सरकार के रवैये पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की। An alarming number of governments have adopted restrictions that limit the ability of NGOs to work or to receive funding or both. That is why the theme of this year's International Day of Democracy is a space for civil society. On this day, let us recall that progress and civil participation go hand in hand. लोकतंत्र की समीक्षा के लिए 1997 में संयुक्त राष्ट्र की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू ने लोकतंत्र पर वैश्विक घोषणा पत्र को मंजूरी दी। इस घोषणा पत्र में लोकतंत्र के मूल्यों को लागू करने, सरकारों को इसके लिए तैयार करने और लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। 8 नवंबर सन 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाए। 2008 में पहली बार यह दिवस मनाया गया और उसके बाद से हर बरस संयुक्त राष्ट्र इसके लिए अलग अलग थीम चुनता है। बीते कुछ बरसों में भारत सहित दुनिया के कई देशों में एनजीओ को लेकर कड़े कानून बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया के कई संस्थानों ने इन कानूनों को उदार बनाने की वकालत की है। जानकारों की माने तो लोकतंत्र के भीतर सिविल सोसाइटी की भूमिका जितनी बड़ी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। हमारे देश में ज़्यादातर लोग, जैसे आपको मालूम है, गाँवों में बसे हुए हैं। वो बहुत समझदार लोग हैं। वो लोकतंत्र का सब वो अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जो चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार के ऊपर होने चाहिए, वो आम आदमी उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश में हैं वो करते हैं। लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी की भूमिका को मजबूत करने पर संयुक्त राष्ट्र ने दशक भर से काफी जोर दिया है। सन 2005 में उस वक्त के महासचिव कोफी अन्नान ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी UNDEF का गठन किया। इस संस्था को सामुदायिक चेतना विकसित करने, मानवाधिकार और कानून को मजबूत करने, ज्ञान का विस्तार करने,
महिला अधिकारों का दायरा बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने और सरकारी नीति में सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन दशक भर बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने सिविल सोसाइटी के पक्ष में अपनी मजबूत राय दुनिया के सामने रखी। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के कई मुल्कों में आज भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष हो रहे हैं। नेपाल लंबे संघर्ष के बाद संविधान लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं म्यांमार भी शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों में जुटा हुआ है। पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र के पक्ष में बीते कुछ सालों से बड़े आंदोलन देखे गए। आइए एक नजर डालते हैं उन मुल्कों पर जहां लोकतंत्र के लिए अब भी संघर्ष हो रहे हैं। तहरीर चौक की ये तस्वीरें लोगों की निगाहों से आज भी नहीं उतरी हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया भर में उस वक्त खलबली मचा दी। देखते ही देखते अरब देशों के बड़े हिस्से में इस आंदोलन ने जड़ जमा ली। ट्यूनीशिया से शुरू हुई जैस्मिन क्रांति की आहट जब मिस्र के तहरीर चौक पहुंची, तो फिर लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन और कुवैत में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिले। अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के और भी कुछ मुल्कों में लोकतांत्रिक दायरा बढ़ाने की मांग उठने लगी। इन मुल्कों में लोग आज भी शांत नहीं हुए। कुछ जगहों पर सत्ता को अपदस्थ कर लोगों ने कब्जा कर लिया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। कुछ जगहों पर ताकतों ने राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और सरकार की जगह काबिज हो गईं। लोग वहां फिर से आंदोलन कर रहे हैं। 3 कंपीटिंग सिस्टम इमर्ज किया, एक तो कम्युनिज्म, एक फासिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। और हम देखते हैं ये 20th सेंचुरी के अंदर बाकी 2 लड़ नहीं सके, हार गए, और लिबरल डेमोक्रेसी एकदम उच्च शिखर में चढ़कर जीत गया। बात सिर्फ एक इलाके की नहीं है, हमारे पड़ोसी देशों ने भी लोकतंत्र के लिए लंबा संघर्ष किया है। नेपाल में राजशाही के खिलाफ जनता जब सड़कों पर उतरी तो पूरे देश में लोकतंत्र की नई लहर उठी। 2008 में यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए, लेकिन संविधान बनाने का काम अधूरा रह गया। तब से लेकर आज तक नेपाल अपना संविधान बनाने की कवायद में जुटा है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए नेपाल ने हाल ही में इस बात पर मुहर लगाई कि वो धर्मनिरपेक्ष मुल्क बनेगा। हालांकि संविधान पर कई गतिरोध आज भी कायम है और नेपाल में लोकतंत्र की लड़ाई इस वक्त संसद से लेकर सड़कों तक लड़ी जा रही है। आप ठीक तरह चुनाव नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में क्या है, जो आपका जो क्षमता होगा वो लिमिटेड होगा, और उसके साथ ये भी है कि रोटेशनल सिस्टम ऑफ पावर। आप जीत जाएं से आप 8 दफ़ा जीते, 10 दफ़ा जीते, पर आपको हर साल 5 साल के बाद रिन्यू करना होगा। आप देखिए अमेरिका में तो ये एक्सट्रीम फॉर्म में हम ले गए, चुनाव किस दिन होगा, किस घंटा होगा, ये भी तय है। पूर्वी देश म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए आंग सान सूकी को अब दुनिया भर के लोग जानते हैं। वो सिर्फ म्यांमार की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का चेहरा बन गई हैं। 2011-12 में उनकी अगुवाई में म्यांमार के लोगों ने फौजी सत्ता को उखाड़ फेंका। अब म्यांमार फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, यानी लोकतंत्र की स्थापना से ये मुल्क अब लोकतांत्रिक स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। हांगकांग में भी आंतरिक स्वायत्तता का सवाल बीते दिनों जोर शोर से उठा और लोगों ने वहां लोकतंत्र बहाली की मांग की। ऐसी मांगें दुनिया के कोने कोने से आ रही हैं और मलेशिया से लेकर सूडान तक और पूर्वी तिमोर से लेकर कोसोवो तक लोकतंत्र के दायरे को बढ़ाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के जिन देशों में भी लोकतंत्र है वहां मानवाधिकारों को भी जगह मिली है। दूसरे शब्दों में मानवाधिकारों के बिना लोकतंत्र बेमानी माना गया और यही वजह है कि आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उसके मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है और इस पर बहस व्यापक चल रही है।
अपना घर-बार और मुल्क छोड़ने पर मजबूर इन लोगों को देखिए, ये शरणार्थी हैं। पूरे यूरोप में जारी शरणार्थी संकट से आज हर कोई वाकिफ है। सबसे ज्यादा शरणार्थी जिस सीरिया से आ रहे हैं, वहां कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन इतना कमजोर कि अपने नागरिकों की हिफाजत करने में भी नाकाम। समंदर में डूबकर मारे जाने और दूसरे देशों से दुत्कारे जाने वाले ये लोग आज अपने लोकतांत्रिक हकों के लिए नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल ये उन देशों का रुख कर रहे हैं जहां लोकतंत्र मजबूत है। ये जान चुके हैं कि मजबूत लोकतांत्रिक देशों में ही इनके मानवाधिकार सुरक्षित रहेंगे। We want to arrive to Vienna. We don't want to stay in this country. We like them, but my family in Belgium. I want to go to them. Just this. लोकतंत्र आज दुनिया के ज्यादातर देशों में शासन का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है। लोकतंत्र यानी आजादी, न्याय और समानता का अधिकार देने की गारंटी। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब भी अधिकारों के हनन की बात आती है, तो उसके संरक्षण के लिए मानवाधिकारों का ही सहारा काम आता है। सही मायनों में लोकतंत्र ही मानवाधिकारों के संरक्षण का जरिया है। संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना से ही लोकतंत्र और मानवाधिकारों को खास अहमियत देता आया है। 10 दिसंबर 1948 में जारी मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में आम नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षण देने की पहल की गई। तब से आज तक मानवाधिकारों पर जितने भी कदम उठे, उनके मूल में यही घोषणा पत्र है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि जिन देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, वहाँ लोकतंत्र पूर्ण या आंशिक तौर पर लागू है। मेरे ख्याल से मानवाधिकार का महत्व जरूर बढ़ा है, लेकिन इसमें कोर्ट भी सख्त हुई हैं और कमीशन भी है, वो देखता भी है, अच्छे से भी देखता है, लेकिन इसमें थोड़ा और परिवर्तन लाने की, इसमें और उसको सख्त किए जाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता है। आज संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नाम से अलग इकाई दुनिया के देशों में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद भी मानवाधिकारों के संरक्षण में अहम योगदान देती है। लोकतंत्र के विकल्प दुनिया में और नहीं बचा, तो इससे मैं काफ़ी एग्रीमेंट में हूँ कि लोकतंत्र का रुकावट है, प्रॉब्लम्स है, काफ़ी जगह काम ठीक तरह कर भी नहीं रहा है। फिर मैं करूँगा जो दिशा जिसे कहते हैं वो लोकतंत्र की तरफ ही है, और मैं ये भी कहूँगा जैसे सिविलाइजेशन जैसे नापा जाएगा, वो लोकतंत्र कितना आगे हुआ, उसी के दृष्टिकोण से मेरे ख्याल आज के इतिहास लिखा जाएगा। कुल मिलाकर लोकतंत्र में मानवाधिकारों की जगह अगर मजबूत न हो तो असमानता को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक है। पुरानी सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा, गरीबी और कुपोषण जैसे मुद्दे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बड़ी चुनौती हैं। लेकिन इनसे लड़ने के लिए लोकतांत्रिक हथियारों के साथ साथ मजबूत मानवाधिकारों का होना बेहद जरूरी है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत में महिलाओं की स्थिति और लोकतंत्र में उनके योगदान के बारे में। Kudumbashree is the only platform that provides empowerment to women by economic empowerment. 45 lakh women. Taken together, their income comes to around 3,000 crore, and no company can match to a turnover like this. A stake in the governance of their own lives. I don't think credits go to UDF government or Congress government. It goes to the women. If there is an introduction of a new technology, you have a technology fund. They have a crisis management fund. कमाई भी मिलते हैं, हिम्मत मिला है। Watch our special report, Women Power Unleashed, only on Rajya Sabha Television.
राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मैं हूँ आनंद एल राय। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग बासु। मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान। मैं हूँ दिवाकर बैनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ के मैनन। मैं हूँ राजकुमार राव। मैं हूँ स्वानंद किरकिरे। मैं रशीद नाज। मैं हूँ लेख टंडन। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू। प्रोग्राम गुफ्तगू, देखिए मुझे गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और विशेष में आज बात हो रही है लोकतंत्र की। और लोकतंत्र की जब भी बात आती है तो भारत का नाम बड़े ही अदब से और सबसे पहले लिया जाता है। भले ही भारत में लोकतंत्र दुनिया के तमाम मुल्कों से नया हो, लेकिन बीते 6-7 दशकों में भारत ने ही दुनिया को लोकतंत्र के असल मायने बताते हैं। देश जब आजाद हुआ तो सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। देश के लोगों को इसी पहाड़ से रास्ते निकालकर तरक्की की इबारत लिखनी थी। दरअसल ये बड़ा नाजुक दौर था, कुछ भी हो सकता था। शासन चलाने का नौसिखियापन, इतना बड़ा भूभाग और धर्म, भाषा, प्रांतों की इतनी विविधता पल भर में सालों चली लड़ाई को खाक कर सकती थी। लेकिन भारत जिस अवधारणा से हर मुसीबत से पार पाते हुए तरक्की की राह पर चला, वो अवधारणा थी लोकतंत्र। देखिए, बहुत समय से पूरे दुनिया में इस बात पर चर्चा होती रही है कि क्या लोकतंत्र और ख़ास तौर से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्या वो एक अच्छा मतलब समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए व्यवस्था क्या सही है। तो सब लोग अमूमन ये मानते हैं कि तमाम खामियों के बावजूद जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो ठीक ठाक है, वो एक अच्छा विकल्प है। आज भारत में 1.25 अरब की आबादी में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने नेता, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। देश के नागरिक कहीं भी आ जा सकते हैं। लोगों को अभिव्यक्ति और समानता का अधिकार है। यहाँ तक कि मुफ्त शिक्षा जैसे अधिकार भी नागरिकों को हर लिहाज से मजबूत करने के लिए बने हैं। और अगर कहीं चूक हो जाए या असहमति हो तो विरोध जताने का अधिकार भी देश की लोकतांत्रिक तरक्की बयां करती है। हिंदुस्तान एक मेजर कंट्रडिक्शंस वाली जगह है। आप 10 किलोमीटर चलेंगे, उधर भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाती है, सब कुछ बदल जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें सोचना चाहिए, आपने जो भी चीज़ कहा वो तो सही है, फिर भी लोकतंत्र चला है। भारत में लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का है। एक लंबे संघर्ष के बाद साम्राज्यवाद, फांसीवाद और सत्तावाद के खिलाफ भारत आज मजबूती से खड़ा हुआ तो अपने इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते। भारत में लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है चुनाव। देश में हर साल कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर चुनाव होते रहते हैं। इन चुनाव से ही देश की तकदीर तय होती है। असल में यही चुनाव लोकतंत्र की असल परीक्षा है। भारत में चुनाव की कामयाबी की तस्दीक इस बात से होती है कि आज भारतीय चुनाव आयोग कई दूसरे देशों को भी चुनाव संचालित करने के गुर सिखा रहा है। भारत अगर पिछले 67 साल से मजबूती से खड़ा है तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दरअसल भारत का लोकतंत्र अनोखा है। दूसरे मुल्कों पर गौर करें तो 1950 से पहले जिन देशों में सफल लोकतंत्र था वो अमीर, एक भाषाई और कम जाति और सीमित सांप्रदायिक विविधता वाले देश थे। लेकिन भारत बहुलता के साथ पूरी मजबूती और सफलता से लोकतंत्र के सफर को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि इस सफर में कुछ लोकतांत्रिक चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। डेमोक्रेसी का 2 पार्ट है। एक है प्रोसीजरल, जैसे हमने कहा वोट देना, राजनीतिक दल ऑफिस होल्ड करना। दूसरा है सब्सटेंटिव, उसका मतलब है जो फ़ायदा डेमोक्रेसी का हर घर में पहुँचे। और ये दोनों चीज़ जब एक साथ चलेगा तभी लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये जो कलेक्टिव प्रोसेस, जो बेनिफिट, वो भी अभी तक लोकतंत्र ने नहीं पहुंचा सका। इसीलिए मैं कहूँगा हिंदुस्तान में लोकतंत्र अभी तक इनकम्प्लीट है।
जैसे हमारा देश है, इसमें बहुत अलग अलग जाति के, धर्म के, उसके विचारों के लोग हैं, और जब तक सब प्लूरलिज्म जिसको बोलते हैं, अगर ये इसको ठीक से हम लोग नहीं फॉलो करेंगे अपने देश में, तो फिर डेमोक्रेसी का इतना वो नहीं रहेगा। भारत ने कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना भी किया जिसने देश में लोकतंत्र के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिए। कभी आपातकाल, कभी पिछड़ी जातियों के हक पर विरोध, सांप्रदायिकता की आग और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ता रहा। हमारे साथ और हमसे बाद में उदय हुए देश आज भी लोकतंत्र को सीमाओं में बांधे हुए हैं। मसलन पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य हैं, जबकि श्रीलंका का संविधान बौद्ध धर्म और सिंहला भाषा को सबसे अहमियत देता है। लेकिन अपने देश में अभिव्यक्ति और आज़ादी का दायरा इतना बड़ा है जिसकी दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया के जिन मुल्कों में लोकतंत्र के बीज बोए गए, वहां भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर उहापोह की स्थिति बनी रही। लोकतंत्र में आधी आबादी को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये लड़ाई कोई साल 10 साल की नहीं थी, बल्कि सदियों के संघर्ष के बाद महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला, जिस पर आज दुनिया फख्र करती है। हालांकि महिलाओं को कागज पर अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन आज भी तमाम मुल्कों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को हर कोई जानता है। विशेष में जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई तेज कर दी थी। 20वीं सदी में नारीवादी आंदोलन ने न सिर्फ जोर पकड़ा, बल्कि समाज के हर हिस्से में बराबरी की बात उस वक्त हर संघर्ष की आवाज थी। ये लड़ाइयाँ उन मुल्कों में हो रही थीं जहां लोकतंत्र पैर जमा चुका था। लोगों की मर्जी से सरकारें चुनी जाती थीं, लेकिन उन लोगों में महिलाएं शामिल नहीं थीं। अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक यही आलम था। वोट देने का जो स्थिति थी वो खाली जो करीबन अमीर, मैं कहूँगा, लोगों के हाथ में था। इसीलिए हम कहेंगे उस टाइम में तो प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी, जिसके पास बहुत संपत्ति होगा वही भागीदारी लेते थे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं जब 20वीं शताब्दी में हम आए, तब लोकतंत्र 1 पर्सन 1 वोट की स्थिति में आई, तब से इसका शुरुआत हुआ है। ब्रिटेन में तो मैग्ना कार्टा को 13वीं सदी में ही पास कर दिया गया, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी अमेरिका में। जॉर्ज वाशिंगटन की अगुवाई में जब वहां क्रांति हुई तो वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो आज भी कायम है। लेकिन जब अमेरिका में लोकतंत्र को अपनाया गया तो मतदान का अधिकार सिर्फ गोरे धनिकों को मिला, जो कुल आबादी का महज 6% थे। इसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में भी सभी पुरुषों को बराबर वोटिंग का हक मिला। 19वीं सदी बीतते बीतते स्वीडन, फिनलैंड और पश्चिमी अमेरिका में महिलाओं को मतदान का आंशिक अधिकार दिया गया। इसके बाद 1904 में इंटरनेशनल वुमेन सफरेज अलायंस की स्थापना हुई और शुरू हुई महिलाओं के अधिकार की तीखी लड़ाई। लंबा अरसा नहीं गुजरा जब 1893 में ब्रिटिश उपनिवेश न्यूजीलैंड में वयस्क महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इसके बाद दुनिया के कई मुल्कों ने उस मॉडल को अपनाया और माना कि महिलाओं की भागीदारी के बगैर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। राजनीतिक अधिकार भी नहीं था, प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं था। पर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं जो 19वीं सेंचुरी के बाद ये दोनों चीज़ें संघर्ष हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वोट देने का, ऑफिस होल्ड करने का, ये सारा अधिकार महिला को मिला। 1893 सबसे पहले न्यूजीलैंड में ये अधिकार मिला, आहिस्ता आहिस्ता सारे देश में फैल गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम करीबन देखते हैं जो सारे वेस्टर्न देश में लड़कियों का भागीदारी पूरा हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ ही यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए और संविधान ने इस बात की गारंटी दी कि लैंगिक आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं किए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भारत सहित दुनिया के तमाम मुल्कों में महिला अधिकारों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज भी कई देश हैं जो महिलाओं के अधिकारों के मामले में काफ़ी पीछे छूटते दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने 2 हफ्ते पहले ऐतिहासिक फैसला करते हुए महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया। दिसंबर में होने वाले चुनाव में न सिर्फ महिलाएं मतदान करेंगी, बल्कि वो पहली बार चुनाव में भी हिस्सा लेने जा रही हैं। लिहाजा आगे का संघर्ष आज भी बरकरार है। संघर्ष बिना कहीं भी कुछ आपको नहीं मिलता। इसमें करीबन एक ही देश बचा हुआ है जहां इस तरह का पूरा संघर्ष और जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वो इंग्लैंड है।
इसलिए इंग्लैंड को हम बोलते हैं कि यूनिक एग्जाम्पल है। मैग्ना कार्टा के शुरू होके बिल ऑफ राइट्स होके आहिस्ता आहिस्ता पूरा ये लिबरल डेमोक्रेटिक हो गया। पता है बाकी सारा देश आप देखेंगे कहीं ना कहीं रुकावट आई। वोटिंग का अधिकार मिलने के बावजूद सत्ता और निर्णायक भूमिका में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है। दुनिया में इस वक्त 200 के आसपास देश हैं, लेकिन उनमें महज दर्जन भर मुल्क की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महिलाएं हैं। यानी लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी का सवाल आज भी कायम है। लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को आज महत्वपूर्ण संकेतक के तौर पर देखा जाता है। लैंगिक समानता एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया के तमाम मुल्कों में लोकतंत्र की पड़ताल करने में बेहद मददगार माना जाता है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।